हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। इससे पहले के लेक्चर्स में आई थिंक 4 to 5 लेक्चर से हम यहाँ पर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने हमेशा आपको बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के बहुत सारे टॉपिक्स हम स्टडी कर चुके हैं और अब हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम यहाँ पर कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, आज के लेक्चर की जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to calculate the energy expended in a transferring 10 nanocoulomb charge from A to B, from A to C and from A to D। तो ये आपकी 3 प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर तीनों प्रॉब्लम एक ही जैसी हैं, हम यहाँ पर बस अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फर्क आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा तीनों की तीनों प्रॉब्लम के लिए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है, आपको एक चार्ज गिवन है 10 नैनोकूलम्ब और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एनर्जी, मतलब वर्क डन बेसिकली निकालना है। ट्रांसफर करने में चार्ज को जो वर्क डन लगेगा वो आपको अचीव करना है। तो A टू B के लिए, A टू C के लिए और A टू D के लिए, तो इस तरीके की चीजें यहां पर आपको कैलकुलेट करनी है। अगर आप यहां पर ध्यान से अंडरस्टैंड करने के लिए जाओगे तो आप देखो, जब आप A टू B की बात करोगे या पहले आप वर्क डन का फॉर्मूला लिख लो। वर्क डन या एनर्जी का जो यहां पर फॉर्मूला होगा आपके लिए वो कितना होता है, देखो वर्क डन का फॉर्मूला में पता है Q इंटू V होता है, ठीक है ना। हमने स्टडी किया हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W अपॉन Q, एनर्जी या वर्क डन अपॉन Q, तो वर्क डन कितना हो जाएगा QV। तो यहां पर आप मेंशन कर सकते हो Q और V की जगह आप क्या मेंशन कर सकते हो। देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है और हमने V और E में रिलेशनशिप स्टडी किया हुआ है। V आपका क्या होता है, माइनस E डॉट DL इंटीग्रेशन ना, तो माइनस साइन बाहर कर दो, ये हो जाएगा E डॉट DL। तो बस जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उनको रिलेट करते जाओ, फॉर्मूला अपने आप डेवलप होता चला जाएगा। तो यहां से अब अगर आप देखोगे W की वैल्यू, तो समझो यहां पर ध्यान से, फर्स्ट प्रॉब्लम की हम यहां पर बात करेंगे। Q तो आपको पता ही है 10 है, नैनो कुलाम है, तो 10 की पावर -9। E डॉट DL की यहां पर बात करनी है आपको। देखो जब आप फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हो ना, तो आपको A टू B जाना है, तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि जो चीजें हैं वो आपकी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं। यहां से भी समझ सकते हो R और थीटा गिवन है और यहां से भी समझ सकते हो कि आपका एक वैल्यू 5 है, उसके बाद दोनों एंगल है 30 डिग्री 0 डिग्री, हर जगह वही है, मतलब R थीटा फाई, ये आपका कंसेप्ट है। यहां पर पॉइंट समझ में आ गया। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपको यहां पर चीजें कैलकुलेट करनी है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, A टू B जब जाओगे 5 से 5 कोई चेंज नहीं है। DL निकालना है ना, आपको ध्यान रखना, मैंने हमेशा सिखाया है DL मतलब सिर्फ एक ही पैरामीटर में चेंज होगा, ठीक है ना, और वही डायरेक्शन होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। 30 से 90 ये चेंज है, 0 डिग्री से 0 डिग्री कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट प्रॉब्लम पे फोकस करो, मतलब चेंज क्या हो रहा है, R थीटा फाई, मतलब थीटा चेंज हो रहा है आपका। थीटा आपका 30 डिग्री से 90 डिग्री चेंज हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना कैलकुलेशन के टाइम में 30 डिग्री या 90 डिग्री यूज मत करना, ऑलवेज रेडियन में ही वैल्यू लेना। 30 डिग्री मींस क्या लोगे आप, π/6, 90 डिग्री मींस π/2। पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां पर अब आप देखो, आपको DL लेना है, तो सबसे पहले यहां मैं फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए DL आपके लिए मेंशन कर देता हूं। आप देखो चेंज हो रहा है आपका थीटा, मतलब ऑब्वियस सी बात है D थीटा आएगा और साथ में कितना आएगा, A थीटा। लेकिन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो सामने कुछ H1 H2 H3 भी आ सकता है, मैंने हमेशा आपको पढ़ाया हुआ है। तो उसके लिए मैंने हमेशा क्या बोला है, ट्रिक याद रखनी जो मैंने सिखाई है। अभी मैं यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ये है आपका थीटा वाला, तो थीटा वाले के साथ होता है आपका R। पॉइंट समझ में आ गया। तो R D थीटा A थीटा, पॉइंट क्लियर। सो यहां से DL हमने अचीव किया, तो क्या मेंशन करोगे, E डॉट DL, ये पहली प्रॉब्लम के लिए ध्यान रखना ना। तो E डॉट DL, तो A थीटा डॉट A थीटा 1 होगा, A थीटा डॉट AR कितना होता है 0, तो ये वाला टर्म आ जाएगा खाली आपका। तो कितना आएगा देखो, 10 R स्क्वायर होगा, क्योंकि R और R दोनों जगह है, 10 R स्क्वायर कॉस थीटा D थीटा। A थीटा डॉट A थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। लिमिट क्या है आपकी, मैंने आपको बता दिया है, 30 डिग्री से 90 डिग्री, π/6 से π/2। तो यहां से जो आपका आंसर अब निकल कर आएगा W का, आप देखो ये एक 10 है, ये एक 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, मतलब ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7। उसके बाद आपको बताया आप थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, दैट मींस R क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और कांस्टेंट है आप देख सकते हो 5 पे, तो 25 भी आउटसाइड हो जाएगा, R स्क्वायर है।
कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा प्लस में, ध्यान रखना। और लिमिट क्या है, π/6 से π/2। तो यहां पर जो आपका आंसर निकल कर आएगा 25 इंटू 10 की पावर -7। उसके बाद आप देखो साइन π/2, साइन 90 होता है 1, साइन 30 हमारा कितना होता है 1/2, ठीक है। तो 1 - 1/2 1/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू 10 की पावर -7। इसको आप क्या लिख सकते हो, अब देखो अभी तक तो आपका आंसर जो है वो जूल में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यूनिट आपकी मीटर थी, वोल्ट थी, तो यूनिट आपका जूल में ही आएगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आंसर अभी तक आपका जूल में आ रहा है, लेकिन अब आप चाहो इसे तो इस तरीके से मेंशन कर सकते हो 1.25, ठीक है। आपने 10 की पावर -1 को यहां लिख दिया, तो यहां पर आप क्या लिख पाओगे, माइक्रो जूल, ठीक है। 10 की पावर -6 रह जाएगा आपका। पॉइंट समझ में आ गया, ये आपकी थी फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में अगर आप ध्यान से समझोगे तो सबसे पहले आपको डीएल ही निकालना चाहिए, इतना आप समझ चुके होगे अब। तो 5 to 10 30 30 0 0, मतलब आर चेंज हो रहा है। आर में क्या होता है डीएल आपका, dr ar, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ई डॉट डीएल देख लो, ar 1 होता है, a थीटा डॉट ar 0। तो यहां से जब आप निकालने के लिए जाओगे अब W, तो 10 इंटू 10 की पावर -9 ई डॉट डीएल, मतलब ये 20r साइन थीटा dr, और लिमिट क्या है आपकी 5 से 10। तो यहां पर देखो 10 की पावर -8 और यहां पर 20 भी बाहर हो गया। साइन थीटा कांस्टेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो बाहर हो जाएगा। आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, थीटा की वैल्यू क्या है, आर थीटा फाई, तो थीटा है 30 डिग्री, साइन 30 1/2, और आर का इंटीग्रेशन r²/2, लिमिट क्या होगी आपकी 5 से 10। तो यहां से w की वैल्यू क्या होगी, ये आपका 10 बचेगा, तो 10 की पावर -7। और यहां पर देखो आप जब लिमिट पुट करोगे 10 तो कितना होगा 100, 100/2 50, और जब लिमिट पुट करोगे आप कितना 5, तो 25 बचेगा, 25/2 कितना बच जाएगा 12.5, ठीक है। तो ऊपर आपका बच रहा है 50 और माइनस में कितना बच रहा है आपका 12.5, दैट मींस 37.5। और इसका आंसर क्या लिख पाओगे फिर आप 3.75, और यहां पर हो जाएगा माइक्रो जूल। ये आपकी हो जाएगी यहां पर सेकंड प्रॉब्लम। नाउ थर्ड प्रॉब्लम भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर थर्ड प्रॉब्लम है आपकी ए से लेकर डी तक। तो देखो चेंज क्या हो रहा है, 530 सेम है, तो इस बार चेंज हो रहा है आपका फाई, आर थीटा फाई। फाई चेंज हो रहा है तो क्या कैलकुलेशन करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, अगर फाई चेंज हो रहा है तो डीएल कितना होगा, आर साइन थीटा, ठीक है। यहां पर हो जाएगा आपका डी फाई ए फाई। ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, मैंने भी ट्रिक से लिखा है अभी, ठीक है। तो यहां पर देखो ए फाई आता है डायरेक्शन, जब फाई चेंज होता है, तो देखो यहां ए फाई का कोई टर्म ही नहीं है। जब ई डॉट डीएल करोगे तो ए आर डॉट ए फाई 0, ए थीटा डॉट ए फाई 0, तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है यहां पर कंप्लीट हो गई, अच्छे से क्लियर हो गई आपको तीनों की तीनों प्रॉब्लम। अब यहां पर एक और पॉइंट आप ध्यान से देखना, जो हम लोगों ने मिस किया है वो ये है कि देखिए यहां पर माइनस साइन था स्टार्ट में, ठीक है। तो बस जो भी आप आंसर मेंशन करोगे सबके सामने क्या अप्लाई कर दोगे, माइनस साइन। क्लियर है पॉइंट अच्छे से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस में। तो काफी इजी प्रॉब्लम थी, हम बड़े आराम से कर सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम, बस हमें डीएल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब हम यहां पर नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी प्रॉब्लम नंबर 2 है उस पे आप देखो, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, ई गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। आपको बोला है इसको प्रूफ करो कि ट्रूली एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये जो ई गिवन है इसको बताना है प्रूफ करके कि ये वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ट्रूली एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे प्रूफ करोगे आप, क्या मैंने आपको कोई भी ऐसा कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है जिसके थ्रू आप प्रूफ कर सको कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो आप बोलोगे यहां तो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो है, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास है मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन। देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में डेल क्रॉस ई क्या होता है, ऑलवेज 0, कर्ल ऑफ ई 0, ई इज इररोटेशनल वेक्टर। तो कितनी इजी प्रॉब्लम है देखो, अगर आपको कंसेप्ट याद रहता है तो आपको बस करना क्या था, यहां पर डेल क्रॉस ई को इक्वल टू 0 करना था,
कर्ल ऑफ ई को, तो क्या होता है ए एक्स ए वाई ए जेड। देखो जब भी आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हो ना, तो फॉर्मूले सबके सब बहुत इजी हैं, ये बिना ट्रिक के भी याद रखे जा सकते हैं। तो यहां पर ये मैंने वेक्टर ए के लिए लिखा है फॉर्मूला, डेल क्रॉस ए मान लो आप। तो अगर आपको डेल क्रॉस ई करना है तो आप फॉर्मूला कैसे लिखोगे, ए एक्स ए वाई ए जेड डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। और यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ई एक्स कैपिटल ई वाई कैपिटल ई जेड। तो देखो कैपिटल ई एक्स वाई जेड, फिर कैपिटल ई वाई, फिर कैपिटल ई जेड। तो वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई। तो यहां से जो डेल क्रॉस ई की वैल्यू आपकी होगी, आप देखो ए एक्स डिटर्मिनेंट बस आपको ओपन करना है, डिटर्मिनेंट ओपन करना हमें आता है ना, तो रो वाइज ओपन कर रहे हैं। तो ए एक्स करोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स वाई, मतलब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है पार्शियल, मतलब एक्स कांस्टेंट होगा तो वाई का वाई के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, फिर डेल बाई डेल जेड एक्स जेड, तो ये भी जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1 माइनस ए वाई। अब देखो दिस इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा y माइनस दिस इंटू दिस, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा आपका y प्लस ए जेड। तो यहां पर देखो दिस इंटू दिस, मतलब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या बचेगा z, और फिर दिस इंटू दिस y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो फिर से z। आपको क्लियरली आंसर यहां पे विजिबल है कि आंसर क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो काफी इजी प्रॉब्लम थी, जस्ट मैंने कंसेप्ट को रिवाइज करवाने के लिए ली थी और कोई रीजन नहीं था। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखो यहां पर क्या गिवन है, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स आर इक्वल टू 1 2 3 मीटर हैव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2 -45 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू आर इक्वल टू 1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर। तो यहां पर जो सिचुएशन है आपकी, अब आप समझो ध्यान से, आपको फ्लक्स निकालना है। आप फ्लक्स वाले क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हो, आपको पता है कि R इक्वल टू अगर 1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर के रेस्पेक्ट में निकालना है तो जो उसके अंदर इंक्लोज्ड होंगे वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको कंसीडर करने होंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो यहां से आप समझो, हमें पता है कि फ्लक्स जो होता है वो टोटल चार्ज इंक्लोज्ड ही होता है एक तरह से, तो फ्लक्स की यूनिट वही होती है जो चार्ज की होती है। तो यहां से अगर आपको फ्लक्स अचीव करना है तो कहीं ना कहीं एक्चुअल में आपको चार्ज इंक्लोज्ड अचीव करना है। तो अगर आप समझोगे तो कहीं ना कहीं आपको रो एस डी एस ये आपको निकालना होगा। रो एस क्या होता है बेसिकली, आप जानते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आपको गिवन है। यहां पर आप देखो, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो गिवन है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में आपको गिवन है। तो अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो कूलम पर मीटर स्क्वायर, और अगर आपको यहां पर चार्ज अचीव करना हो या फ्लक्स अचीव करना हो तो आप ds से मल्टीप्लाई करते हो ना, हम पढ़ चुके हैं कई बार। Q इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन रो एस ds। तो यहां से अगर आप फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाओगे तो देखो R इक्वल टू 1.5 मीटर की बात हो रही है। 1.5 मीटर है, दैट मींस R इक्वल टू 1 वाला शामिल होगा, लेकिन R इक्वल टू 2 और 3 वाले इंक्लूड नहीं होंगे। R इक्वल टू 2 और 3 वाले बाहर हैं, ठीक है ना। आप देखो आपको क्या बोला है, फ्लक्स थ्रू R इक्वल टू 1.5 मीटर वाली सरफेस। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप 1.5 मीटर वाली सरफेस लोगे तो उसके अंदर जो इंक्लूड होता है उसको लेते हैं, उसके जो बाहर है उसको नहीं लेते हैं। गॉस लॉ यही बोलता है हमारा ना, टोटल चार्ज इंक्लोज्ड। तो यहां पर आप R इक्वल टू 1 वाला लोगे जब आप 1.5 की बात कर रहे हो, तो 1 पे कितना है आपका 2, तो कितना हो जाएगा देखो, ये आपको पता ही है कि ये आपका कितना है 2 माइक्रोकूलम, मतलब 10 की पावर -6। और ds की अगर बात करें, देखो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई लिमिट भी गिवन नहीं है जो आप इंटीग्रेशन करोगे यहां पर। तो यहां पर अगर हम ds की बात करते हैं तो ds देखो आपको क्लियरली आइडिया होना चाहिए। वैसे आप ds वैसे भी निकाल सकते हो फॉर्मूले के थ्रू, मैंने कई बार आपको बताया, इंटीग्रेशन करके भी आ जाएगा, ठीक है। लिमिट जैसे आपको पता है कि जब भी आपको ना गिवन हो तो थीटा की लिमिट 0 से पाई और फाई की 0 से 2 पाई आप ले सकते हो। लेकिन यहां पर मैं जो आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि स्फेरिकल शेल्स गिवन है, आपको रेडियस गिवन है, तो आप डायरेक्टली यहां पर जो एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर वो यूज कर सकते हो, आएगा वही आंसर अगर आप निकालोगे तब भी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, कौन सा आर आपको लेना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात होगी आपके लिए। आप देखो अगर आप R इक्वल टू 1.5 वाले की बात करते हो तो रो एस डी एस, तो रो एस जो है वो कौन से वाले R में है, वो सिर्फ R इक्वल टू 1 पे है।
तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, 1.5 मत ले लेना, 1 लोगे, क्योंकि रो एस जो है वो r इक्वल टू 1 के लिए है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 8 पाई इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा आपका। तो ये आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसकी यूनिट कुलाम लिख दो, लेकिन अगर आप चाहो तो माइक्रो कुलाम भी लिख सकते हो। अब इसके बाद अगर मैं सेकंड प्रॉब्लम की बात करता हूं, तो r इक्वल टू 2.5 है, मतलब 1 और 2 दोनों आ जाएंगे, तो काफी इजी हो गया अब आपके लिए। फिर से क्या करोगे, 2 बार कर दोगे बस। तो क्या लोगे, 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 4 पाई r 1 स्क्वायर प्लस -4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 4 पाई r2 स्क्वायर। तो r1 r2 का मतलब क्या है, 1 और 2, क्योंकि ये दोनों ही आ रहे हैं ना, 1 के रेस्पेक्ट में 2 है और 2 के रेस्पेक्ट में -4 है। तो यहां से अब अगर आप कैलकुलेशन कर लो तो 2 इंटू 10 की पावर -6, 4 पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -4 इंटू 10 की पावर -6, और यहां पर देखो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो कितना हो जाएगा 16 पाई। तो इस तरीके से अब आप चाहो तो अपना आंसर यहां पे निकाल सकते हो। देखो वैसे आंसर जो है आपका ओवरऑल माइनस में आएगा, क्योंकि ये आपका 64 हो रहा है पाई में, और यहां पर ये कितना हो रहा है आपका 8 पाई हो रहा है, आप देख सकते हो, और यहां पर हो रहा है -64 पाई इंटू 10 की पावर -6। तो यहां से -56 पाई इंटू 10 की पावर -6 गुलाम, ये आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी ये क्वेश्चन भी, आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि प्रॉब्लम्स बहुत इजी होती हैं, एग्जाम में भी बहुत इजी ही आती हैं अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखो, अ टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 60 माइक्रोकूलम इज स्प्लिट इनटू 2 इक्वल चार्जेस लोकेटेड एट 180 डिग्री इंटरवल अराउंड अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 4 मीटर। सेकेंड प्रॉब्लम भी बिल्कुल सेम है, 180 की जगह 120 डिग्री है और 2 की जगह 3 है आपके, ये पॉइंट ध्यान रखना। इसके अलावा जो थर्ड प्रॉब्लम है उसमें आपको रो एल गिवन है, ठीक है। तीनों प्रॉब्लम के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, सर्कुलर लूप आपका सेम है और रेडियस 4 मीटर सेम है। मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम में ही मेंशन करी है, लेकिन हर जगह रेडियस 4 मीटर ही है। आपको अचीव क्या करना है, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से समझो, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी इज स्प्लिट इनटू 2 इक्वल चार्जेस, 180 डिग्री का इंटरवल है, सर्कुलर लूप है। देखो आप जानते हो सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। अगर आप बोल रहे हो 180 डिग्री, मतलब एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा, ठीक है ना, और ये सेंटर हो गया लेट सपोज। तो ये आपका 4 मीटर रेडियस है, ये भी आपका कितना है 4 मीटर रेडियस है। तो यहां पर Q/2 होगा, यहां भी क्या होगा Q/2। क्यों, आप समझो कि 180 डिग्री जब आप ऐसे बनाते हो तो एंगल का गैप कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये आपको अच्छे से पता है। दूसरा पॉइंट आप अंडरस्टैंड करो कि आपको क्या बोला था, Q इज स्प्लिट इनटू 2 इक्वल चार्जेस, तो Q/2 होगा। अब देखो आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आप जानते हो, वो आपका स्केलर होता है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि वो स्केलर होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर जब आपको पता है कि आपको सेंटर में पोटेंशियल निकालना है जो आपको बोला हुआ है, तो डिस्टेंस दोनों का सेम है, 4 मीटर 4 मीटर, दोनों का Q/2 सेम है, तो दोनों के लिए आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो यहां पर वैल्यू क्या होगी आपकी, आप एक बार जैसे निकालते हो तो क्या लिखोगे Q/2 इसके कारण, और आंसर क्या होता है, सर्कुलर लूप है, ध्यान रखना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसी को आप 2 टाइम्स कर दो, क्योंकि 2 बार आपको निकालना है, ठीक है, एक इसके कारण और एक इसके कारण। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट हमने क्यों लिया है, क्योंकि कोई डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट फ्री स्पेस। इसके अलावा r क्या है, डिस्टेंस है 4 मीटर, आप देख सकते हो रेडियस 4 मीटर है। तो यहां से 2 कैंसल, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 इंटू 10 की पावर -6, 4 पाई इंटू 8.854 इंटू 10 की पावर -12 इंटू r कितना है आपका 4। तो यहां से अब आप समझो, ये जो 10 की पावर -12 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर +12, तो -6 से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 10 की पावर 6। और यहां पर अगर मैं 60 को 6 लिख दूं तो क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू 10 की पावर 7, 4 पाई इंटू 4 16 पाई इंटू 8.854 वोल्ट। इसको आप बोलोगे तो मैं कैलकुलेट भी कर दूंगा बाद में। अभी आप देखो, ये आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। अब आपकी जो सेकंड प्रॉब्लम होगी, इस पे सिचुएशन क्या है 120 डिग्री। तो अगर आप 120 डिग्री की यहां पर बात करते हो
तो ऐसा आप ले सकते हो 3 चार्ज। हमेशा ध्यान रखो सर्कल वाइज आपको ध्यान रखना है कि इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा Q/3, यहां पर भी Q/3 और यहां पर भी Q/3, आपको साफ साफ बोला है 180 डिग्री और स्प्लिट इनटू 3 इक्वल चार्जेस, तो Q/3 Q/3 Q/3। लेकिन अगर आप समझोगे तीनों ही केस में जो सेंटर से डिस्टेंस होने वाली है वो तो 4 मीटर ही होगी ना। आप देखो सर्कल है, सर्कल के अगर कहीं पर भी हो आप, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो तो रेडियस के इक्वल ही होगी ना। कितनी होगी? 4 मीटर। तो यहां पर आंसर क्या होगा? देखो आप ध्यान से, पिछली बार जो 2 बार किए थे वो 3 बार कर लोगे, इस बार 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री का गैप है, ठीक है। वैसे भी देखो टोटल 360 होता है, तो अगर 3 बार है तो 360 डिवाइड बाय 3, 4 बार होता तो 360 डिवाइड बाय 4, तो यहां पे डिवाइड बाय 3 किए तो गैप कितना आया? 120 120 120 का। यहां 2 थे तो 360 डिवाइड बाय 2, तो गैप कितने का आया था? 180 डिग्री का, ठीक है। तो देखो यहां पर 3 बार करोगे, 3 इंटू Q/3, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 3 3 कैंसल। देखो सेम फॉर्मूला बन गया फिर से, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? 6 इंटू 10 की पावर 7, 16 पाई इंटू 8.854 वोल्ट्स। नाउ थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम थोड़ी अलग है लेकिन वो भी बहुत इजी है। आप देखो यहां पर आपको ना रो एल गिवन है, रो एल मतलब सर्कुलर लूप ही है आपका, तो रो एल उसमें फैला हुआ है। आप समझो जब आपको रो एल गिवन होता है, फॉर्मूला आप वही लेके चलो, फॉर्मूला आप यही लेके चलो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, सर्कुलर लूप आपको गिवन है ना। लेकिन आपको Q गिवन नहीं है इस बार, आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है यहां पर रो एल। तो जब आपको रो एल गिवन होता है, ठीक है, तो रो एल के केस में आप समझो इस बात को, अगर आपको Q निकालना है, देखो यहां पर मैं Q भी नहीं लिखता, यहां पर मैं चार्ज लिख देता हूं, ठीक है। आप चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। आपको अगर यहां पर चार्ज की वैल्यू अचीव करनी है, क्योंकि Q सोच के आप इस Q से कंफ्यूज मत हो, वैसे आंसर वही आने वाला है आखिरी में, लेकिन थ्योरी वाइज पहले पढ़ते हैं ताकि क्लियरिटी ज्यादा मिले। आप देखो चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही फॉर्मूला होता है। अगर आपको रो एल गिवन है और चार्ज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? रो एल इंटू डीएल, यही होता है फॉर्मूला, रो एल डीएल, ठीक है ना। कुलाम पर मीटर होता है ये, कुलाम पर मीटर इंटू मीटर, आंसर क्या होता है? कुलाम, चार्ज की वैल्यू आ जाती है। तो रो एल डीएल निकालना है। देखो आपको सर्कुलर लूप गिवन है, तो सर्कुलर लूप के लिए आपको डीएल तो पता है ना, सर्कुलर लूप में फैला हुआ है आपका रो एल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका चार्ज। तो सर्कुलर लूप में आपको डीएल तो पता होता है, डीएल मतलब क्या हो जाएगा उसका? पेरीमीटर आपको पता है अच्छे से, कितना होता है? 2 पाई r, 2 पाई r ही होता है ना। तो यहां पर आप समझो, आप मेंशन करोगे रो एल Q/8 पाई इंटू 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। आप ना एक काम करो, इसे ना कैंसल मत करो, अभी मैं आपको सिचुएशन समझाता हूं। देखो r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू थी 4 मीटर, तो देखो जैसे ही आप यहां पे 4 पुट करोगे कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 8, तो 8 पाई कैंसल। ये इसलिए मैंने r कैंसिल करने मना किया था, क्यों? ताकि आप समझ पाओ, फॉर्मूला फिर से वही आ गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहां 3 3 कैंसिल होके वो आया था, यहां 2 2 कैंसिल होके वो आया था, ठीक है। आपको रो एल गिवन था, रो एल इंटू डीएल कर लो। डीएल क्या होगा? सर्कल का पेरीमीटर, आपको आता ही अच्छे से, हो जाएगा आराम से, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम आंसर तीनों जगह आ रहा है। आप बोलते हो तो मैं आंसर यहां पर कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, नहीं तो आप खुद से बस कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये आज कुछ प्रॉब्लम्स थी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में और भी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहने वाली हैं, तो अगर आपको और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में आप मूव कर जाओ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।